स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम अल्कीन्स में होने वाले आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। तो अल्कीन्स दो तरह के आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वहीं दूसरे टाइप का आइसोमेरिज्म होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अल्कीन्स में होने वाले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम तीन तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें एक होता है चेन आइसोमेरिज्म। इस तरह के आइसोमेरिज्म में अल्कीन्स का पेरेंट चेन डिफरेंट होता है। दूसरे टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में अल्कीन्स का पेरेंट चेन तो सेम होता है, लेकिन अल्कीन्स में प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट्स और डबल बॉन्ड्स की पोजीशंस डिफरेंट होती हैं। और तीसरे टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें अल्कीन के ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज अल्कीन से एकदम अलग होती हैं, या फिर कहें कि इनके केस में फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होता है। चलिए अब हम बात करते हैं अल्कीन्स में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। अल्कीन्स में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम इस क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक कंपाउंड दे रखा है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 है, और हमें इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले कंपाउंड के सारे पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। साथ ही साथ हमें यह बताना है कि बने हुए आइसोमर्स में कौन कौन से आइसोमर्स पोजीशन आइसोमर्स होंगे एक दूसरे के, और कौन कौन से एक दूसरे के चेन आइसोमर्स होंगे। तो चलिए एक एक करके C4H8 के आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं। इस फॉर्मूले की हेल्प से बनने वाला पहला कंपाउंड है यह। इस कंपाउंड में 4 कार्बन की एक चेन है और फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा ब्यूट1इन। वहीं अगर हम इसी फॉर्मूले के लिए दूसरा कंपाउंड बनाएं तो वह कुछ इस तरह से मिलेगा। इसमें सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसका IUPAC नेम होगा ब्यूट2इन। वहीं इस फॉर्मूले से एक और कंपाउंड पॉसिबल है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इसमें 3 कार्बन की एक चेन है और सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा 2-मिथाइल-प्रोप-1-इन। ये तो थे ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसी फॉर्मूले के कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स बनते हैं जिनमें रिंग प्रेजेंट होता है और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है। जिसमें पहला कंपाउंड कुछ यह बनता है जिसमें केवल 4 मेंबर की रिंग होती है, और इस कंपाउंड को हम कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। वहीं रिंग वाला एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है जो कि कुछ इस तरह से होता है। इस कंपाउंड को हम 1-मिथाइल साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। तो ये जो रिंग वाले कंपाउंड्स हैं, यह बाकी तीनों कंपाउंड्स के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप अलग है जो कि साइक्लोअल्केन है। अब हमें कंपाउंड A, B और C में यह पता करना है कि कौन कौन से चेन आइसोमर्स हैं और कौन कौन से पोजीशन आइसोमर्स हैं। तो अगर हम चेन आइसोमर्स की बात करें तो कंपाउंड A एंड C एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट चेन डिफरेंट है। उसी तरह से कंपाउंड B और C भी एक दूसरे के चेन आइसोमर्स होंगे। अगर हम कंपाउंड A और कंपाउंड B में देखें तो पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। A में डबल बॉन्ड कार्बन 1 और 2 के बीच में है, वहीं कंपाउंड B में डबल बॉन्ड कार्बन 2 कार्बन 3 के बीच में है। तो इसलिए कंपाउंड A और कंपाउंड B एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अल्कीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की।
अल्कीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसलिए शो करते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड के प्रेजेंस के कारण डबल बॉन्ड के अराउंड ग्रुप्स का रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसे हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं। अगर हम डबली बॉन्डेड कार्बन के अराउंड ग्रुप्स को रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो उनके बीच बना हुआ डबल बॉन्ड टूट जाता है। इसीलिए इनके बीच का रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और इसी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण डबली बॉन्डेड कार्बन पर प्रेजेंट ग्रुप्स की रिलेटिव पोजीशंस फिक्स हो जाती हैं और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से अल्कीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। यदि हम एक ऐसा अल्कीन लें जिसमें दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स पर सेम ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो अगर हम किसी एक कार्बन एटम्स के ग्रुप्स की पोजीशंस को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो हमें सेम स्पेशियल अरेंजमेंट वाला ही अल्कीन मिलता है, यानी कि ये दोनों मॉलिक्यूल सेम ही होते हैं। वहीं अगर हम कोई एक ऐसा अल्कीन लें जिसमें एक कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम है लेकिन दूसरे कार्बन पर दोनों अटैच्ड ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है, तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स वाले कार्बन्स पर ग्रुप्स की पोजीशंस को इंटरचेंज करते हैं तो इस केस में भी हमें सेम स्पेशियल अरेंजमेंट वाला मॉलिक्यूल ही मिलता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर दोनों कंपाउंड में देखेंगे तो इस मॉलिक्यूल में भी ग्रुप डी दूसरे कार्बन के ग्रुप ए के अपोजिट में है और ग्रुप बी दूसरे कार्बन के ग्रुप ए के ही अपोजिट है, तो यहाँ पर भी ये दोनों मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। तो इस तरह के केस में ग्रुप्स को इंटरचेंज करने के बाद भी हमें सेम मॉलिक्यूल ही मिलते हैं। तो इस तरह के अल्कीन्स जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन पर सेम ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं। वहीं अगर हम एक ऐसा अल्कीन लें जिसमें सेम डबली बॉन्डेड कार्बन पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो अगर हम इसमें किसी एक कार्बन पर ग्रुप को इंटरचेंज करते हैं तो ग्रुप्स की रिलेटिव पोजीशंस डिफरेंट हो जाती हैं और उनका स्पेशियल अरेंजमेंट भी डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले कंपाउंड में ग्रुप बी के अपोजिट में ग्रुप ए प्रेजेंट है, जबकि दूसरे कंपाउंड में ग्रुप बी के अपोजिट में ग्रुप बी और ग्रुप ए के अपोजिट में ग्रुप ए प्रेजेंट है। तो यहाँ पर स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होने के कारण ये दोनों मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट कंसीडर किए जाएंगे। सिमिलरली अगर हम एक ऐसा कंपाउंड लें तो इसमें अगर हम इस कार्बन पर ग्रुप्स की पोजीशंस को इंटरचेंज करें तो हमें कुछ ऐसा मॉलिक्यूल मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस केस में भी स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया है, क्योंकि पहले मॉलिक्यूल में ग्रुप ए के अपोजिट में बी और ग्रुप डी आते थे, वहीं दूसरे में ग्रुप ए के अपोजिट में ग्रुप ए मिलता है और ग्रुप बी के अपोजिट में ग्रुप डी मिलता है। तो यह मॉलिक्यूल भी एक डिफरेंट मॉलिक्यूल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे अल्कीन्स जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन्स पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अगर हम एक ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें सिमिलर ग्रुप्स कार्बन एटम्स के सेम साइड में प्रेजेंट होते हैं तो उस तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम सिस आइसोमर कहते हैं। वहीं अगर हम एक ऐसा मॉलिक्यूल लें जिसमें सिमिलर ग्रुप्स एक दूसरे से अपोजिट में होते हैं तो ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम ट्रांस आइसोमर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ब्यूट 2 को लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में प्रेजेंट होता है, तो अगर हम इसका एक ऐसा आइसोमर बनाएं जिसमें दोनों CH3 ग्रुप डबल बॉन्ड्स के सेम साइड में है तो इसे हम सिस ब्यूट 2 कहेंगे।
वहीं अगर हम इसका ऐसा आइसोमर बनाएं जिसमें CH3 ग्रुप्स एक दूसरे के अपोजिट में है, तो इस तरह के आइसोमर को हम ट्रांस 2 ब्यूटीन कहेंगे। चलिए देखते हैं कि सिस और ट्रांस आइसोमर्स एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं। जनरली सिस आइसोमर्स की पोलैरिटी ट्रांस आइसोमर्स से ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिस आइसोमर्स में ग्रुप्स सेम साइड होते हैं, जिसके कारण बनने वाले डाइपोल मोमेंट्स का डायरेक्शन भी सेम होता है और मॉलिक्यूल्स के लिए डाइपोल मोमेंट्स की वैल्यू नॉन जीरो आ जाती है, तो सिस आइसोमर पोलर हो जाता है। वहीं अगर हम ट्रांस आइसोमर की बात करें तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट्स जनरेट होते हैं वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और इनके केस में डाइपोल मोमेंट यानी म्यू की वैल्यू 0 आ जाती है, तो ये नॉन पोलर हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो ट्रांस आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट सिस आइसोमर्स से ज़्यादा होता है, क्योंकि ट्रांस आइसोमर्स बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल होते हैं और इनकी पैकिंग बहुत अच्छे से हो पाती है। अगर हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स में बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सिस आइसोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिस आइसोमर्स ट्रांस आइसोमर्स के कंपेयर में ज़्यादा पोलर होते हैं, जिसके कारण इनके बीच लगने वाला डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होता है।